Hello, book buddies. I hope all of you are doing great. दोस्तों, आई एम बैक अगेन विद आवर पॉलिटिक्स इन मिनट्स सेशन, जिसमें मैं आपको मिनटों के अंदर पॉलिटिक्स के जो गाढ़े गाढ़े कॉन्सेप्ट्स हैं वो आसान जबान में समझा देता हूं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों, एक डेमोक्रेसी या जमहूरियत के अंदर हर वो शख्स जो वोट देने की अहलियत रखता है वो इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट स्टैंड करने के लिए भी एलिजिबल होता है. लेकिन बहुत कम सिटीजन्स इलेक्शन में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं. इंस्टेड वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. ये पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बेसिस पर बनाई जाती हैं और वो पार्टी अवाम के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करती चली जाती है. इलेक्शन के बाद जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं वो पावर में आ जाती है, और अगर उसके पास मेजॉरिटी ना हो तो वो कोalition के जरिए, अलायंसेस के जरिए छोटी पार्टियों को अपने साथ मिला के पावर में बने रहने की कोशिश करती है. खूबसूरती डेमोक्रेसी की यह है कि इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को भरपूर आजादी होती है अपने मैनिफेस्टो को फॉलो करने की. एक टोटलिटेरियन स्टेट और डिक्टेटरशिप में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. सो पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी जमहूरियत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल हिस्सा होती हैं. इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी और इलेक्शन से रिलेटेड एक टर्म है रिपब्लिक. ये लफ्ज आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया या फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया. बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? रिपब्लिक का लफ्ज एक लैटिन फ्रेज से निकला है जो कि है रेस पब्लिका, यानी कि पब्लिक अफेयर. रिपब्लिक एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें पॉलिटिकल पावर पब्लिक के पास होती है और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है, इन कॉन्ट्रास्ट टू अ मोनार्की जिसमें एक ही बंदा सब कुछ होता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर डेमोक्रेसी अपने आप को रिपब्लिक कहे. इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. रिपब्लिक की भी रूट्स जाती हैं एंशिएंट ग्रीक और रोमन स्टेट्स के जमाने में, जब पुरानी किंगडम्स को फॉर द टाइम बिंग रिपब्लिक्स में कन्वर्ट किया गया. कुछ रिपब्लिकन सिटी स्टेट्स को रेनेसांस पीरियड में बनाया गया, लेकिन इट वाजंट अंटिल द 18th century that absolute monarchies began to be replaced by national republics. आज 200 साल बाद दुनिया में सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिक ही है. Gone are the days of kingdoms and monarchies. अच्छा जनाब, जब मोनार्कीज खत्म हुई तो रिपब्लिक्स बनी. रिपब्लिक्स बनी तो वहां पर डेमोक्रेसी आई. डेमोक्रेसी आई तो वहां पर इलेक्शंस हुए. जब इलेक्शंस हुए तो वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और जब ये रिप्रेजेंटेटिव्स आए तो इन्होंने बनाई पार्लियामेंट. पार्लियामेंट शायद किसी भी मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहां पर मुल्क का कानून बनता है, और ये कानून बनाते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स, सेनेट और प्राइम मिनिस्टर. ब्रिटेन इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ सच अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है. पार्लियामेंट में जिस तजवीज को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो इवेंचुअली कानून बन जाता है. इसी पार्लियामेंट में से मिनिस्टर्स बनते हैं, सेनेट मेंबर्स बनते हैं और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है. अगर प्राइम मिनिस्टर अनपॉपुलर हो जाए और पार्लियामेंट में अपनी सपोर्ट को लूज कर ले तो इस पार्लियामेंट में ही नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए उसे हटा दिया जाता है. ज्यादातर डेमोक्रेसीज के अंदर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर बाइकैमरल होता है, यानी कि इसके दो हाउसेज होते हैं, जिसमें एक होता है अपर और दूसरा लोअर हाउस. जैसे पाकिस्तान के केस में सेनेट इज द अपर हाउस एंड नेशनल असेंबली इज द लोअर हाउस, या इंडिया के केस में राज्यसभा और लोकसभा. बेनिफिट इस बाइकैमरल सिस्टम का यह होता है कि किसी भी लॉ को दोनों हाउसेज या चेंबर से अप्रूव होना पड़ता है, जिसकी वजह से मॉडरेशन और चेक एंड बैलेंस बढ़ जाता है. अक्सर मुल्कों में यह पार्लियामेंट सिर्फ रबर स्टैंप होती है, जिसका काम होता है पावरफुल हेडक्वार्टर्स या एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर नाचना, और जो भी लॉ आए उसको मनो अंधाधुंध एक्सेप्ट कर लेना. नीडलेस टू से, ऐसे मुल्क कौन होते हैं? इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में एक ऐसी एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जिसका काम होता है कि जो भी लॉज पार्लियामेंट ने अप्रूव किए हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए, और इस एग्जीक्यूटिव को लीड करता है प्राइम मिनिस्टर, और इन लॉज को इंप्लीमेंट करवाते हैं कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको कैबिनेट कहते हैं. अच्छा दोस्तों, ये जो कैबिनेट का रोल है ना, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. कुछ मुल्कों में ये कैबिनेट सिर्फ एक एडवाइजरी रोल में होती है. इन सम केसेस दे आर पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग ग्रुप.
एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर द वन रनिंग द गवर्नमेंट। कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है एंड दे आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, मिनिस्टर फॉर रेलवेज, फॉरेन मिनिस्टर, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। वैसे तो एक कैबिनेट के अंदर बहुत से मिनिस्टर्स होते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इन मिनिस्टर्स की एक फौज होती है, लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। दीज मिनिस्ट्रीज कैन मेक और ब्रेक अ कंट्री। देखिए दोस्तों, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेन ऑफ कमांड क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और अथॉरिटी किसके पास है। इसी तरह मुल्क को चलाने के लिए भी सेपरेशन ऑफ पावर का इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली इसके अंदर गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस शामिल होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून को लागू करना, इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है ये डिसाइड करना, इवैल्यूएट करना कि कानून सही तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं। गवर्नमेंट के कारोबार को एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चलाने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट एवरीवन नोज व्हाट दे हैव टू डू। दोस्तों, 17th एंड 18th सेंचुरी शायद हमारी दुनिया की तारीख की सबसे इंपॉर्टेंट सदियां हैं। ये वो दौर था जब थिंकर्स ने सोचा कि अब पुराना फरसूदा निजाम नहीं चलेगा। अब हम अपने फैसले ईमान और फेथ पर नहीं, बल्कि लॉजिक और रैशनैलिटी पर करेंगे। अब हमारी सोसाइटी को मजहब नहीं, बल्कि हमारी लॉजिक, हमारी थॉट और साइंस चलाएगी। इस जमाने में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि हम लोग पुरानी ट्रेडिशन को ही फॉलो करेंगे, एंड दे रेजिस्टेड द चेंज। इन लोगों को पॉलिटिकल जबान में कंजर्वेटिव्स कहा जाता है। किसी भी मुल्क में जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो ट्रेडिशन को वैल्यू करते हैं। दे एब्सोल्युटली हेट न्यू थिंग्स, और वो कहते हैं कि जो पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो किया जाए। इसीलिए कंजर्वेटिव्स रूलिंग क्लास और मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। इनके लिए ईमान की ताकत, मजहब की ताकत ही सब कुछ है, क्योंकि वो कौम को, मुल्क को एक मॉरल गाइडेंस और सोशल कोहेजन फराहम करती है, जिसके जरिए लोग आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग इक्वालिटी के बजाय एक हायरार्किकल सोशल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जिसमें रूलिंग एलीट होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, और लोग मुआशरे में एक दर्जा बंदी के तहत अपनी जिंदगी गुजारते हैं। 18वीं सदी में क्योंकि इतने अब्रप्ट चेंजेस हो रहे थे, लिहाजा कंजर्वेटिज्म को एज अ काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट देखा गया। कंजर्वेटिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बहुत सालों के बाद इवॉल्व होते हैं, लिहाजा इन एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर्स की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर साला साल का एक्यूमुलेटेड विजडम है। अब इन स्ट्रक्चर्स के अंदर मजहब भी आ जाता है, रूलिंग क्लास भी आ जाती है, फैमिलीज और कम्युनिटीज भी आ जाती हैं, जिनकी शेयर्ड आइडियोलॉजी होती है, एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम होता है। कंजर्वेटिव्स चेंज से बड़ा घबराते हैं, स्पेशली अब्रप्ट चेंज। कंजर्वेटिव्स प्राइवेट प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ को बहुत सपोर्ट करते हैं। एंटाइटलमेंट इज एट द हार्ट ऑफ दिस बिलीफ, जिसकी नींव, जिसकी फाउंडेशन है उस सोच में जो कहती थी कि बादशाह के पास डिवाइन राइट्स मौजूद होते हैं। जो मुल्क की एरिस्टोक्रेसी है, जो एलीट है, जो उमरा हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके पास हर काम करने की एंटाइटलमेंट है। कंजर्वेटिव्स का ज्यादा फोकस होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी पर, रादर देन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट्स। लेकिन इसके पीछे सोच क्या है? देखिए दोस्तों, कंजर्वेटिव्स का ये बिलीफ है कि अगर आप मुआशरे के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं रखेंगे ना, तो सोसाइटी अनार्की की तरफ चली जाएगी। सोसाइटी के अंदर कंफ्यूजन होगा, केओस होगा और मिसमैनेजमेंट होगी। इसीलिए गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए भरपूर अथॉरिटी से काम लेना चाहिए। इसी सोच को अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। ज़ियाउल हक का जो दौर था वो एक क्लासिकल केस था अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म का, जिसमें रिलीजियस वैल्यूज को और ओबीडियंस को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई, चाहे उन रिलीजियस वैल्यूज का मजहब से कोई ताल्लुक हो या ना हो। सो ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन्स राइट्स की बजाय लॉ एंड ऑर्डर और ड्यूटी की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। दोस्तों, हर मॉडर्न मुल्क में ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट पहनना लाजमी है। कहने को तो ये इंसान की प्रोटेक्शन करती है, लेकिन इसके पीछे भी एक फलसफा मौजूद है, जिसको देखने का एक नजरिया है ओवर प्रोटेक्शन बाय द स्टेट, जिसको कहते हैं पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म।
पैटर्नलिस्टिक अप्रोच में एक गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी समझती है अवाम को मॉरल गाइडेंस प्रोवाइड करने की, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवाम को मालूम ही नहीं है कि जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है, और ये मॉरल गाइडेंस प्रोवाइड करती है उस मुल्क के उमरा, सुपीरियर एजुकेटेड एंड रॉयल पीपल। वो अवाम को बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरह के बाल कटवाने हैं, किस तरह के कपड़े पहनने हैं और किस तरह से गाड़ी को ड्राइव करना है। अब सुपरफिशियली देखें तो इस सोच में तो कोई मसला नजर नहीं आता, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बारीक बात है। वो ये कि जो पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिव सोसाइटीज होती है ना, ये कहती हैं कि जो मुल्क की एलीट है और जो एजुकेटेड लोग हैं, उन्हीं को पता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, लिहाजा उनके पास ये राइट है कि वो अवाम को बताएं कि अवाम ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है। उनकी ये एजम्पशन होती है कि अवाम को कुछ नहीं पता, और अगर उन्हें सही तरीके से गाइड नहीं किया गया तो वो मुआशरे में अनार्की क्रिएट करेंगे। सो इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि दे कंसिडर द पीपल एज फूल्स। अब आप जब भी सीट बेल्ट लगाएंगे तो आपने अपने आप से सवाल करना है कि ये आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं या फिर पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म का शिकार हैं। दोस्तों, लिबरलिज्म एक ऐसी टर्म है जिसको हमने सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया है। इसकी हमने तबाही फेर दी है। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। इसको इतना ज्यादा स्टीरियोटाइप किया गया है पाकिस्तान में स्पेशली, कि जिसने कम कपड़े पहने हुए हैं, जो आजाद ख्याल है, जो थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव बात करता है, जो किसी नई सोच को प्रोपेगेट करता है, हम उसको देसी लिबरल कह देते हैं। दिस इज सो नॉट ट्रू। सो व्हाट एक्चुअली इज लिबरलिज्म? देखिए, लिबरलिज्म इज अ फिलॉसफी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, यानी कि आजादी और बराबरी। एनलाइटनमेंट के पीरियड से लिबरलिज्म ने हमेशा सिविल राइट्स की बात की है, पर्टिकुलरली फॉर द इंडिविजुअल्स। आजकल लिबरलिज्म को लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स से भी एसोसिएट करते हैं, जो बात करती है फ्री ट्रेड की, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की। लेकिन इस लिबरलिज्म के फलसफे में जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है ना, वो है आप, यानी कि एक इंडिविजुअल। रेनेसांस पीरियड के अंदर सोसाइटी ने, लोगों ने साइंस और ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करना शुरू किया, जो रिलीजन को, मजहब को चैलेंज करती थी और कायनात का सेंटर इंडिविजुअल को कंसिडर करती थी। ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी के मुताबिक इस कायनात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंसान और इंसान की सोच, और जिन थिंकर्स ने इस सोच को प्रोपेगेट किया, फैलाया, उनको लिबरल थिंकर्स कहा गया। इसी सोच ने यूरोप को मजहबी तोहम परस्ती से निकाला और दुनिया के सभी मुल्कों में सफे अव्वल पर खड़ा कर दिया। अब वेरी सिंपली, लिबरलिज्म का फलसफा ये कहता है कि हर इंडिविजुअल को, हर शख्स को भरपूर आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहता है, विद मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यानी कि लिबरलिज्म में इंडिविजुअल राइट्स आर सुप्रीम ओवर स्टेट अथॉरिटी। इस बात को 19वीं सेंचुरी के ब्रिटिश लिबरल फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल ने कमाल अंदाज में बयान किया। ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सॉवरीन, यानी कि अपने जिस्म और दिमाग के ऊपर उस इंसान का सबसे ज्यादा हक है। लिबरलिज्म के फलसफे का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेनेट है नेचुरल राइट्स। पुराने वक्तों में यह समझा जाता था कि राइट्स आर डिवाइनली ग्रांटेड, यानी कि जो भी इंसान के पास हुकूक हैं वो बहुक्मे इलाही दिए जाते हैं। लेकिन जॉन लॉक जैसे एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स ने इस सोच को बखूबी चैलेंज किया। उसका कहना था कि एक इंडिविजुअल के नेचुरल राइट्स ना उसे कोई लीडर दे सकता है, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई मजहब, ना कोई बिलीफ और ना ही कोई कल्चर। हर शख्स के पास यूनिवर्सल राइट्स हैं, द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अगर आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसमें यह बात साफ नजर आती है। इंडिविजुअल्स की इसी आजादी की वजह से वेस्ट ग्रो करता चला गया, क्योंकि वहां पे लोगों की अहमियत बढ़ती चली गई। एक इंसानी जान की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई और लोगों ने रिलीजियस डॉगमास की बजाय अपनी सोच को सबसे सुपीरियर रखना शुरू कर दिया। लिबरलिज्म की इस मूवमेंट में जॉन स्टुअर्ट मिल का बहुत अहम किरदार है, स्पेशली उसकी 1859 में लिखी जाने वाली किताब ऑन लिबर्टी का। इस किताब में उसने बताया कि एक सोसाइटी एक इंडिविजुअल के ऊपर कितना राइट रखती है। इसको सोशल लिबर्टी का नाम दिया गया। मिल का फंडामेंटल प्रिंसिपल यह था कि हर इंडिविजुअल को भरपूर आजादी होनी चाहिए अपनी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन इस प्रिंसिपल की बेसिस पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चंस उठते हैं
वो ये कि किसी एक शख्स की आजादी किसी दूसरे शख्स को नुकसान भी पहुंचा सकती है, उसकी आजादी उसके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। इन ऑब्जर्वेशंस के जवाब में मिल ने कहा कि एक शख्स की आजादी पर लिमिटेशंस भी होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्मिंग अदर्स। इसको पॉलिटिकल जबान में द हार्म प्रिंसिपल कहा जाता है। इसी लिबरलिज्म का एक और प्रिंसिपल है टॉलरेशन, जो कहता है कि जब तक कोई शख्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी सोच के अंडर आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल एलिजेंस। सो वेरी सिंपली, टॉलरेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक कोई शख्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आपकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो अपनी जिंदगी किसी भी तरह परसू कर सकता है, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। आज दुनिया के कामयाब तरीन मुल्क लिबरलिज्म की फिलॉसफी पर ही खड़े हुए हैं। अ क्लासिकल एग्जाम्पल इज यूएसए, where individuals have the liberty to live their life as they want. So दोस्तों, आज अपने पॉलिटिक्स इन मिनट्स के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप यू फाउंड इट इंफॉर्मेटिव। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप और कौन सी पॉलिटिकल टर्म्स चाहते हैं जो मैं अपनी वीडियो में शामिल करूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.